दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के द्वारा फ्रांस से 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट को परचेज किया जा रहा है। पर क्या आप लोगों को पता है कि फ्रांस की तरफ से अब भारत और फ्रांस दोनों के लिए ही राफेल में इस्तेमाल होने वाले M88 इंजनों को और अधिक ताकतवर बनाया जा रहा है, ताकि ये भारत और फ्रांस के दोनों के ही आवश्यकताओं को पूरा कर सके और दोनों के ही नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्टों को पावर दे सके। बेसिकली दोस्तों बताया जा रहा है कि फ्रांस के सैफ्रॉन ग्रुप जो कि M88 इंजन मतलब राफेल एयरक्राफ्टों के लिए इंजनों को निर्माण किया है, वो अब इन M88 इंजनों को हैवीली मॉडिफाई करने जा रहा है ताकि ये 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के जो प्रोटोटाइप है उसे पावर दे सके। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि ये जो इंजन है मतलब ये जो M88 इंजनों के मॉडिफाइड वर्जन है, ये असल में इंडिया के जो नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट मतलब AMCA एयरक्राफ्ट है इसके इंजनों के बेस भी बनेगा। मतलब इन्हीं मॉडिफाइड इंजनों के ही बेस पे फ्रांस की तरफ से भारत के साथ नए इंजनों को डेवलप करने को लेकर प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि इन्हीं मॉडिफाइड इंजनों का इस्तेमाल फ्रांस अपने FCAS मतलब 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों में करेगा, जबकि 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के लिए भी फ्रांस के द्वारा इन्हीं इंजनों के बेस पे ही एक नए हाई पावर और टेक्नोलॉजिकल एडवांस इंजनों को डेवलप किया जाएगा। अब दोस्तों M88 इंजनों को अगर देखा जाए तो ये असल में राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला इंजन है और भारत करीबन ऐसे 36 एयरक्राफ्टों को ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है और बताया जा रहा है कि 26 और एयरक्राफ्टों को भारत की तरफ से परचेज किया जा रहा है। और दोस्तों M88 इंजन के अगर थ्रस्ट को देखा जाए तो इसके आफ्टर बर्नर थ्रस्ट करीब 75 किलोन्यूटन है। हालांकि भारत को जो इंजन का जरूरत है उसका ड्राई थ्रस्ट ही करीबन 75 किलोन्यूटन तक होना चाहिए ताकि इसके आफ्टर बर्नर थ्रस्ट 110 से लेके 120 किलोन्यूटन तक हो। दूसरी तरफ दोस्तों जो फ्रांस के द्वारा 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल होने वाले इंजन का थ्रस्ट कम से कम 125 से लेके 130 किलोन्यूटन तक होना चाहिए। अब दोस्तों भारत के रिक्वायरमेंट 110 से लेके 120 किलोन्यूटन है और फ्रांस का रिक्वायरमेंट 125 से लेके 130 किलोन्यूटन है। ऐसे में आप लोगों को लग सकता है कि क्या दो अलग अलग इंजनों का डेवलपमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे दो अलग इंजन भी हो सकता है और एक सिंगल इंजन के द्वारा भी इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे भारत के जो रिक्वायरमेंट 110 से 120 किलोन्यूटन तक है, इसके लिए कम से कम 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन चाहिए, क्योंकि भारत के जो एनवायरमेंटल कंडीशन और जो जियोग्राफिकल लोकेशन है यहाँ पे 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट के लिए कम से कम 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि भारत के कंडीशन में आके इंजनों के थ्रस्ट कम से कम 10 किलोन्यूटन तक गिर जाता है। अब दूसरी तरफ दोस्तों भारत को एक नए इंजन चाहिए और आप लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि फ्रांस तो M88 इंजनों के बेस पे एक नए इंजन डेवलप करने का बात कर रहा है, तो भारत को कैसे इससे एक संपूर्ण अलग इंजनों के रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकेगा। तो यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फ्रांस के जो M88 इंजन है ये अब तक के सबसे सफल और सबसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस इंजन है और इसका मतलब यह है कि फ्रांस की तरफ से अगर नेक्स्ट इंजन का डेवलपमेंट किया जाता है तो ऑब्वियसली M88 से टेक्नोलॉजी को इनहेरिट किया जाएगा। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी फिलहाल भारत के DRDO के जो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ मिलकर भारत के लिए जेट इंजनों को निर्माण करने के लिए भी तैयार हो चुका है। काफी हद तक भारत के रिक्वायरमेंट को भी पूरा करने के लिए फ्रांस तैयार हो गया और इसी कारणों की वजह से मीडिया में बताया जा रहा है कि शायद AMCA एयरक्राफ्टों के इंजन को भारत फ्रांस के साथ ही मिलकर बनाए। दूसरी तरफ दोस्तों M88 इंजनों के बेस पे ऑलरेडी फ्रांस की तरफ से हाई थ्रस्ट वाले इंजनों का डेवलपमेंट किया गया है। मतलब इन इंजनों के पास इतना क्षमता है कि ये हाई थ्रस्ट के इंजन में परिवर्तित हो सकता है। पर भारत के जो यूनिक रिक्वायरमेंट है उसके अंतर्गत इंजनों के पास हीट सिग्नेचर छुपाने का भी क्षमता होना चाहिए और साथ ही साथ इंजनों के पास सुपर क्रूजर कैपेबिलिटी भी होना चाहिए। हालांकि M88 सुपर क्रूजर कैपेबिलिटी के साथ है, लेकिन दोस्तों इन इंजनों के बेस पे अगर नए इंजन को मतलब 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को डेवलपमेंट करना है तो ऑब्वियसली इसके कोर को बदलना पड़ेगा और विदाउट कोर को रिप्लेस करके अगर इंजन को बनाया जाता है तो शायद ये हीट सिग्नेचर को छुपा ना सके। और भारत के जो दूसरा रिक्वायरमेंट है मतलब इंजनों के डेरिवेटिव वेरिएंट मतलब हाई थ्रस्ट और लो थ्रस्ट वाले इंजनों को निर्माण करने का क्षमता वो भी शायद इन कोरों के साथ पूरा ना किया जा सके। मतलब सिंपली भारत के लिए एक नए कोर के साथ एक नए इंजन का डेवलपमेंट होगा, लेकिन इसमें काफी हद तक M88 इंजनों के पार्ट्स और सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये फ्रांस के पास सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी है और इसके अलावा फिलहाल फ्रांस के पास ऐसे आधुनिक टेक्नोलॉजी का कोई इंजन नहीं है जिससे कि टेक्नोलॉजी को फ्रांस इनहेरिट कर सके। हालांकि दोस्तों यहाँ पे अगर भारत के इंजनों के डेवलपमेंट और फ्रांस के जो FCAS एयरक्राफ्टों के इंजन है उसके डेवलपमेंट को जोड़ दिया जाता है तो ये दोनों देशों के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि एक ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे में दो एयरक्राफ्टों के इंजनों को बनाया जा सकेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फ्रांस के लिए ये चैलेंजिंग इसीलिए होगा क्योंकि भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और एक्सपोर्ट राइट शेयर करना है, जबकि फ्रांस जो FCAS एयरक्राफ्टों का निर्माण कर रहा है वो असल में कई सारे देशों के साथ मिलकर बना रहा है, तो ऐसे में सभी देशों के परमिशन सबसे पहले फ्रांस को लेना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों अगर
अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक साथ किया जाता है और सेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेस पे अलग अलग इंजनों को तैयार किया जाता है तो शायद ये मुश्किल ना आए। दूसरी तरफ दोस्तों M88 इंजनों को लेके और एक बड़ा खबर ये है कि अब सैफ्रॉन कंपनी M88 इंजनों के जो MRO मतलब मेंटेनेंस रिपेयर्स एंड ओवरऑल फैसिलिटी है वो भारत में बनाने को लेके तैयार हो चुका है और सैफ्रॉन कंपनी की तरफ से हाल ही में अपने MRO फैसिलिटी को लेके एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया गया है। अब दोस्तों ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खबर और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर M88 इंजनों के MRO भारत में होता है तो राफेल जैसे एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस और आसान हो जाएगा। साथ ही साथ जो टाइम बिटवीन ओवरऑल है वो भी घटेगा जिससे कि राफेल एयरक्राफ्टों के जो सर्विसिबिलिटी है वो बढ़ेगा। मतलब एक ही समय में अधिक से अधिक राफेल एयरक्राफ्टों को भारत फ्लाई वर्दी रख सकेगा। अब दोस्तों MRO जैसे फैसिलिटीज को अगर भारत में फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी की तरफ से बनाया जा रहा है तो इसके लिए फ्रांस को कुछ टेक्नोलॉजीज भी भारत के साथ शेयर करना पड़ेगा और दोस्तों ये भी भारत के लिए एक बेनिफिट का बात है। अब MRO फैसिलिटी अगर भारत में बन रहा है तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है भारत की तरफ से अतिरिक्त मात्रा में खरीदे जाने वाले राफेल एयरक्राफ्ट। आप लोगों को पता ही होगा कि ऑलरेडी 36 एयरक्राफ्ट खरीदने के बाद 26 एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा रहा है जिससे कि भारत के पास टोटल 62 मतलब 62 एयरक्राफ्ट होगा और ऐसे में MRO फैसिलिटी अगर भारत में होता है तो ये भारत के लिए भी बेनिफिशियरी होगा और फ्रांस के लिए भी क्योंकि इतने बड़े संख्या के एयरक्राफ्टों के MRO के लिए अगर हर बार एयरक्राफ्टों को फ्रांस में ले जाया जाता है तो फ्रांस के खुद के एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के MRO और अन्य देशों को बेचे गए MRO में भी मुश्किलें आ सकता है। ऊपर से दोस्तों एशिया रीजन में भी फ्रांस के द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों को बेचा जा रहा है जिसका मतलब यह है कि अगर भारत में MRO फैसिलिटी बनता है तो अन्य देशों के एयरक्राफ्टों के इंजनों के भी मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरहॉलिंग भारत में हो सकेगा जिससे कि फ्रांस के फैसिलिटीज के ऊपर से लोड घटेगा और फ्रांस इससे अपने इंजनों के मैन्युफैक्चरिंग को और तेज रफ्तार कर सकेगा। अब दोस्तों रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ये जो MRO फैसिलिटी भारत में बनाने को लेकर फ्रांस की तरफ से हामी भरा गया है इसके पीछे असल कारण भारत के द्वारा खरीदे जाने वाले 26 राफेल एयरक्राफ्ट है। मतलब दोस्तों भारत खाली एयरक्राफ्टों को ही परचेज नहीं कर रहा है बल्कि उसके साथ साथ और अतिरिक्त बेनिफिटों को भी हासिल कर रहा है ताकि भारत में एयरक्राफ्टों के रिलेटेड एक इकोसिस्टम बन सके। दोस्तों MRO फैसिलिटी भारत में बनने से भारत को कई तरीके से बेनिफिट मिलेगा जिनमें सबसे पहला बेनिफिट है डाउन टाइम को घटाना। दोस्तों बेसिकली अगर भारत में ही एयरक्राफ्टों के रिपेयर फैसिलिटी है तो एयरक्राफ्टों को बार बार फ्रांस ले जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा और इससे फ्रांस तक ले जाने और फ्रांस में रिपेयर करके फिर वापस लाने के लिए जो समय लगता है वो तो घटेगा ही, साथ में फ्रांस में जो अन्य एयरक्राफ्टों को रिपेयर किया जा रहा है उसके कतार में भी भारत के एयरक्राफ्टों को रहना नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज है कॉस्ट सेविंग। अब दोस्तों बार बार फ्रांस तक एयरक्राफ्टों को ले जाना और वहां पे जाके फिर मेंटेनेंस करके भारत में ले आना काफी कॉस्टली हो सकता है क्योंकि ऐसे एयरक्राफ्टों को ले जाना इतना आसान नहीं होता है। अब ऐसे में भारत में ही अगर MRO हो जाता है तो ये कॉस्ट भी भारत का बचेगा। दोस्तों तीसरा चीज है स्किल डेवलपमेंट। अब दोस्तों भारत में MRO जैसे फैसिलिटी बनने से ऑब्वियसली यहाँ पे भारत के ही साइंटिस्ट और भारत के ही इंजीनियर्स काम करेंगे जिसका मतलब ये है कि M88 जैसे महत्वपूर्ण इंजनों के MRO को लेकर भारत में एक स्किल डेवलपमेंट होगा और अगर बाद में भारत की तरफ से और 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाता है और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत में मैन्युफैक्चर होता है तो इस स्किल का इस्तेमाल भारत उन एयरक्राफ्टों के इंजनों में भी कर सकेगा। दोस्तों नेक्स्ट बेनिफिट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब दोस्तों MRO के लिए भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जा रहा है, मतलब भारत को इंजन रिलेटेड कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी अवश्य मिलेगा। अब ये नया टेक्नोलॉजी भारत को कई तरीके से बेनिफिट दे सकता है, जैसे कि इन नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत अपने खुद के इंजनों के डेवलपमेंट को आसान बना सकता है और दूसरी तरफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को और मजबूत कर सकता है। और दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब दोस्तों MRO फैसिलिटी भारत में होने का मतलब यह है कि फ्रांस और भारत एक दूसरे के और करीब होगा। दूसरी तरफ दोस्तों कुछ देर पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि राफेल एयरक्राफ्टों को और भी कई सारे देशों के द्वारा परचेस किया जा रहा है और भारत में MRO फैसिलिटी बनने का मतलब केवल मात्र ये नहीं कि यहाँ पे केवल भारत के ही एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल हो, अन्य देशों के भी एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल को भारत में अंजाम दिया जाएगा, जिससे कि इन देशों के साथ भारत के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो भी काफी मजबूत होगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि फ्रांस के द्वारा जो M88 इंजनों के बेस पे भारत के इंजनों के रिक्वायरमेंट को पूरा करने को लेकर बातों को रखा जा रहा है, ये भारत के लिए सही होगा या गलत होगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।